इस वीडियो में हम लोग प्रेगनेंसी के तीसरे प्रकार की खुजली के बारे में बात करेंगे। तो उसका नाम है पेम्फिगोइड जेस्टेशनिस। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, जो पहले की दो प्रॉब्लम हमने बात की थी, एटोपिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी एंड पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, उससे बिल्कुल भिन्न है और उनसे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। वो दोनों बहुत ही साधारण तरह की खुजली थी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा पेशेंट और बच्चे के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है अधिकांश गर्भवती औरतों में जो दूसरा तिमाही होता है या तीसरा तिमाही उसके दौरान होती है, और मैक्सिमम में थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब तीसरी तिमाही मतलब कि 8वां या 9वें महीने के आसपास ये परेशानी पैदा होती है। कुछ में डिलीवरी के बाद पैदा होती है और बहुत थोड़े में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है। पहली जो तिमाही है, पहला जो 3 महीना है उसमें भी हो सकती है। तो ये जो परेशानी होती है इसमें लाल रंग के दाने और लाल रंग के चकत्ते पहले जो नाभि की स्किन है उसके आसपास पैदा होते हैं, नाभि के स्किन के आसपास, और वो जो चकत्ते होते हैं वो तेजी से 24 घंटे 48 घंटों में झलकों में छाले में कन्वर्ट होते जाते हैं, ब्लिस्टर्स में, और वो ब्लिस्टर्स बड़े बड़े हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम खुजली के साथ होती है और पेशेंट को कभी कभी बहुत ही ज़्यादा खुजली हो सकती है। जैसे ही समय बीतता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये रैसेस बहुत ही तेज़ी से प्रोग्रेस करते हैं और बॉडी के दूसरे हिस्से को भी अफेक्ट कर देते हैं, जैसे कि हाथ पैर और जांघ का हिस्सा, शरीर का दूसरा हिस्सा। लेकिन अधिकांश लोगों में चेहरे का और हाथ पैर, हथेली और तलवे और जो हाथ का निचला हिस्सा है वो यूजुअली नहीं अफेक्ट होता है। साथ ही ये दूसरे ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर की तरह मुंह के अंदर भी छाले नहीं पैदा करता है, मतलब कि चेहरा, मुंह का अंदर, आँख, ये सब एरिया इसमें अफेक्ट नहीं होती है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है कभी कभी बहुत ही ज़्यादा खुजली और एंग्जाइटी के साथ मरीज को प्रेजेंट करता है। तो ये जो दिक्कत होती है ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी पास हो सकती है, और काफ़ी फीमेल्स में देखा गया कि अगली प्रेगनेंसी में ये और जल्दी और तीव्रता के साथ और सीवियरिटी के साथ ये पैदा होता है। मतलब कि जैसे इस प्रेगनेंसी में पैदा हुआ है प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये और जल्दी और सीवियरिटी के साथ पैदा होगा। तो इसमें चूंकि छाले बनते हैं तो उन छालों में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और ये छाले कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द और पीड़ा भी मरीज को दे सकते हैं। तो इस कारण से ये परेशानी एक सीवियर इचिंग प्रॉब्लम में काउंट की जाती है, मतलब कि एक तेज़ गंभीर प्रॉब्लम में कंसीडर की जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसकी डायग्नोसिस जो होती है बहुत इजी होती है। केवल एक परेशानी होती है जिससे कि ये कन्फ्यूज़न पैदा करती है, जैसे पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी जिसमें हमने बात किया था पिछले वीडियो में, तो उससे कभी कभी डॉक्टर को कन्फ्यूज़न पैदा करती है। कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस में दूसरे ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर से भी कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है। तो ऐसे कंडीशन में इस बीमारी में बायोप्सी एक ज़रूरी जाँच मानी जाती है। मतलब एक छाले से छोटा सा चमड़ी काट करके, हालांकि प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें करने पे पेशेंट को एंग्जाइटी होती है, घर वालों को और ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि ऐसी कैसी बीमारी हो गई, खतरनाक सी बीमारी, लेकिन कोई खास खतरनाक नहीं है और बायोप्सी के नाम पर बिल्कुल भी डरना नहीं है। छोटा सा स्किन का टुकड़ा लेकर के उसे माइक्रोस्कोप में देख लिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर कुछ और टेस्ट जैसे DIF, कुछ ब्लड बेस्ड टेस्ट, इस तरह के टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसकी डायग्नोसिस कभी कभी टेस्ट के द्वारा भी बनाई जाती है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है कि इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट कैसे हो। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये इसका ट्रीटमेंट जो होता है, पहले डॉक्टर सिम्टम बेस्ड देता है। जैसे खुजली हो रही है तो कुछ एंटीहिस्टामिन्स दे सकता है, पहले लगाने वाली क्रीम से देता है, और इसको मोटा मोटा 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है कि बीमारी की तीव्रता को लेस देन 10% या मोर देन 10%, मतलब कि 10% शरीर का हिस्सा छालों से ग्रस्त है तो उसको मोटा मोटा कम तीव्रता वाली बीमारी में माना जाता है, और उसमें डॉक्टर कोशिश करता है कि लगाने वाली कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयों से काम चला लिया जाए। लेकिन यदि 10% से ज़्यादा बीमारी इन्वॉल्व है तो उसे ज़्यादा तीव्रता की मानी जाती है, और उसमें हाई डोज ओरल स्टीरॉइड्स दी जाती है। तो हाई डोज का मतलब क्या हुआ कि 0.3 to 0.5 mg पर kg के डोज में प्रेडनिसोलोन नाम की स्टीरॉइड दी जाती है। यदि इससे भी ना कंट्रोल हो तो इसका डोज बढ़ा करके 1 to 2 मिलीग्राम पर kg प्रेडनिसोलोन कर दी जाती है। लेकिन चूँकि प्रेगनेंसी है, बेबी है, तो उस कंडीशन में स्टीरॉइड्स को बहुत तेज़ी से टैपर किया जाता है, बहुत तेज़ी से उसके डोज को कम किया जाता है ताकि स्टीरॉइड का दुष्प्रभाव प्रेगनेंसी पे ना पड़े और बच्चे के ऊपर ना पड़े। हालांकि स्टीरॉइड्स परमिसिबल है, मतलब दिए जा सकते हैं, परमिशन है उसके दिए जाने की प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पाया गया, इस वजह से इसका परमिशन दिया गया है। लेकिन फिर भी निगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं कुछ स्तर तक, तो इस वजह से डॉक्टर कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इसको कम करके बंद कर दिया जाए स्टीरॉइड्स को।
कुछ केसेस में स्टेरॉइड से नहीं कंट्रोल होती है बीमारी, तो उस कंडीशन में IVIG नाम की दवाई दी जाती है। तो IVIG को भी सुरक्षित पाया गया है काफ़ी हद तक, तो इसको डॉक्टर देता है। और ज़रूरत पड़ने पे कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे कि साइक्लोस्पोरिन नाम की दवाई भी दी जाती है। तो ये सब रेयर केसेस में, असामान्य जहाँ पे बीमारी साधारण मेजर से कंट्रोल नहीं हो रही है, वहाँ पर ये दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं। तो इसी तरह से प्लाज्माफेरेसिस या इम्यूनोफेरेसिस भी कुछ केसेस में किया जाता है। कुछ केसेस में डॉक्टर डेप्सोन नाम की भी दवाई इस्तेमाल किया है। ये जो परेशानी होती है ये पोस्टपार्टम, मतलब कि जब एक बार डिलीवरी हो गई तो उसके बाद अचानक से ये परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उस कंडीशन में फिर से स्टेरॉइड का डोज आपका डॉक्टर बढ़ा सकता है, या जो दूसरे तरीके इलाज के मैंने बताया उसे किया जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट 4 to 8 वीक्स में, मतलब डिलीवरी के 1 से 2 महीने में ये बीमारी बहुत तेज़ी से अपने आप घटती चली जाती है और खुद ही समाप्त हो जाती है, और अधिकांश केसेस में दवाइयों की ज़रूरत नहीं रह जाती है। कुछ स्पेशल सिचुएशन में, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ आपने किया, तो उस कंडीशन में ये बीमारी कुछ मरीजों में दोबारा पैदा होते हुए देखी गई है। लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी यदि होती है, अगली गर्भधारण जब होता है, तो ये बीमारी जल्दी आती है और ज़्यादा तीव्रता से आती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है इस बीमारी की जानकारी के बारे में। इस बीमारी का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये इस बीमारी की वजह से ये देखा गया है कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, स्मॉल फॉर गेस्टेशन चाइल्ड पैदा हो सकता है, साथ ही जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी थोड़े समय के लिए छाले बन सकते हैं चमड़ी पे, जिस तरह माँ की चमड़ी पे बने। वो ऐसा इसलिए होता है कि माँ की जो बीमारी की जो इटियोपैथोजेनेसिस है, जो फैक्टर्स हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो बच्चे के अंदर भी थोड़ी मात्रा में चले जाते हैं और वो स्किन में जाके छाले बनाने लगते हैं। तो ये कोई ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं बच्चे के ब्लड में। इस वजह से ये कुछ ही दिनों में बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं होती है। बच्चे के लिए कोई तेज़ दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती है, साधारण मेजर से ही बच्चे की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन छाले बनने की वजह से बच्चे के अंदर टेम्परेचर डिसरेगुलेशन हो सकता है, साथ में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी हो सकता है, थोड़े बहुत कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं। लेकिन साधारणतः ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं और ईजी टू मैनेज होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि माँ के ऊपर इस बीमारी का क्या फ़र्क पड़ता है। तो साधारणतः माँ के ऊपर भी कोई नकारात्मक इम्पैक्ट नहीं देखा गया है, और शायद ही कोई केस रिपोर्ट हो जिसमें माँ के जीवन पर खतरा हो इस बीमारी से। मतलब कि इस बीमारी का माँ के ऊपर कुछ खास निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। बीमारी चूँकि एंग्जाइटी पैदा करती है, खुजली, जलन, दर्द ये सब पैदा कर सकती है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पाया गया है। तो इस तरह की छाले फफोले वाली बीमारी यदि आपको प्रेगनेंसी में पैदा हो तो अपने तुरंत डॉक्टर से मिलें। आपकी बीमारी की तीव्रता के आधार पर डॉक्टर दवाइयाँ उपलब्ध कराएगा। इसमें गायनी के डॉक्टर और स्किन के डॉक्टर दोनों मिल करके, साथ में ज़रूरत पड़ने पे पीडियाट्रिशियन का भी सहायता लेकर के इस बीमारी को अच्छे से टैकल किया जा सकता है और बच्चे को भी किसी प्रकार की होने वाली असुविधा से बचाया जा सकता है। थैंक यू।